सो आई होप आपको 11.2 अच्छे से समझ में आई हो। एंड 11.3 अभी जो हम करने वाले हैं इसमें भी हमें जैसे 11.2 में हमने फार्मूलाज लर्न किए थे इसी तरीके से इसमें भी हमें फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। बाकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। इट्स जस्ट कि आपको फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। सो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे ज़्यादा हैं, तो आप जब भी ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, सो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने पेज लेना है, उसके ऊपर आपने लाइन के फॉर्मूलाज अलग से जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड अभी जो हम प्लेन करने वाले हैं प्लेन के फॉर्मूलाज अलग से आपने लिखने हैं। दोनों में कंपैरिजन करके देखना है, दोनों को दिमाग में बिठाना है। बिकॉज बच्चे लाइन और प्लेन के फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके मिलते जुलते होते हैं, हमें याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है ताकि आपको ये चैप्टर करने में कोई दिक्कत ना हो। फॉर्मूलाज लर्न है अच्छे से, फिर कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ आपको दिया ही होता है, सिर्फ आपने फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। सो स्टार्ट करते हैं 11.3 एक्सरसाइज। इसके कुछ बेसिक्स हैं वो सीख लेते हैं। देखिए आपके पास इस एक्सरसाइज में हम प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्लेन है, हमें पता है एक प्लेन पे हम कोई भी प्लेन अगर देख रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे केसेस अलग अलग हैं जिसके ऊपर हमें फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। फॉर्मूलाज बेसिकली क्या है कि इक्वेशंस हमें लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी इक्वेशंस पूछी जाएंगी। सो इक्वेशंस काफी तरीके की हैं। सो एक एक करके देख लेते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, रीड आउट कर रही हूँ, आपको पूरा नहीं समझ में आएगा, बट जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आप उनसे रिलेट कर पाओगे। सो फर्स्ट जैसे आपका केस है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म में मतलब जो लाइन है दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इट्स गिवन। सो दो चीजें होंगी, एक तो जो आपकी प्लेन जो लाइन है वो नॉर्मल टू द प्लेन है एंड आपको ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ हो, मतलब ये कंडीशन क्वेश्चन में दी हो, देन आपकी इक्वेशन क्या होगी। सो इक्वेशन अभी भी हमारे पास जैसे वेक्टर फॉर्म रहती है, कार्टेशियन फॉर्म रहती है, अभी भी वैसे ही है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। सो वेक्टर फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन कैप है यहाँ पे। सो ये वेक्टर है, ये कैप है, एन कैप मीन्स नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। डी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे प्लेन किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, जैसे भी हम ये पेपर भी एक प्लेन है, इस प्लेन पे कुछ भी हो सकता है। इस प्लेन पे दो लाइंस परपेंडिकुलर हो सकती हैं या फिर दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट हम इक्वेशंस करेंगे। अभी फर्स्ट वाला केस क्या है कि आपका नॉर्मल टू प्लेन है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए बोली हो, सो दिस इज योर इक्वेशन। बट अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए बोली हो, देन इट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। और यहाँ पे आपको पता है कि जो एल होता है, एम होता है, एन होता है, दीज आर योर डायरेक्शन कोसाइंस, and x y z these are your direction ratios and d is your distance. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा केस है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है वो परपेंडिकुलर है किसी वेक्टर के एंड वो एक पॉइंट से पास भी कर रही है। सो ऐसे केस में वेक्टर फॉर्म क्या होगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर। एंड कार्टेशियन फॉर्म कैपिटल ए, यहाँ पे आपको स्मॉल ए नहीं लिखना है, कैपिटल ए ही लिखना है। कैपिटल ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। थर्ड टाइप का आपका है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब मान लीजिए आपको 3 पॉइंट्स दे दिए और फिर बोला गया कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालिए। सो 3 पॉइंट्स में कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर
डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। और इसी की कार्टेशियन फॉर्म आपके पास दे रखी है, देखिए डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में। डिटर्मिनेंट्स में इसको याद ऐसे रख लीजिए, देखिए यहाँ पे तो x1 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 आना है, यहाँ पे y1 आएगा, यहाँ पे z1 आएगा, तो ये तो आपका एज इट इज चलने वाला है। यहाँ पे x x2 x3, यहाँ पे y y2 y3, z z2 z3 is equal to 0. So this is your Cartesian form. ओके, सो अभी तक 3 केसेस किए हैं हमने कि अगर नॉर्मल टू प्लेन हो और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन हो तो ये दो इक्वेशंस होती हैं। देन सेकेंड, अगर जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो गिवन वेक्टर के और एक पॉइंट गिवन हो तो ये दो इक्वेशन होती है। थर्ड, अगर 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं देन आपको बोला इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए, देन दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट केस इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म आपने +1 में भी कर रखी है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको पूछी जाए तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, जो x पे इंटरसेप्ट बन रही है दैट इज a, y पे जहां पे कट कर रहा है दैट इज b, z पे कट कर रहा है दैट इज c। सो इंटरसेप्ट फॉर्म इज x by a plus y by b plus z by c is equal to 1। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है। ओके, देन आपके पास ये जो दो चीजें हैं, अगर आपको पहले तो इनका मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगी कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी अगर आपको टर्म आ जाती है कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी का मतलब दो, जब प्लेन्स एक ही उस पे हो, दो प्लेन्स एक ही साथ हैं, सो कोप्लेनरिटी। सो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में आ जाएगा। अभी फिलहाल ये दोनों को हम नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म तक कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में देखते हैं अभी कैसे इंप्लीमेंट होंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अभी आपको कुछ ज्यादा नहीं समझ में आएगा, बस थोड़ा बहुत आपको अगर हेडिंग भी समझ में आई है कि चल क्या रहा है उतना भी बहुत है। अभी क्वेश्चन करते हैं, देन विल गेट टू। सो 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, in each of the following cases determine direction cosines। अब देखो डिटर्मिन करने को बोला है डायरेक्शन को साइंस। डायरेक्शन को साइंस का मतलब क्या होता है, एल एम एन, ये दिमाग में बैठे होने चाहिए, ठीक है। ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब नॉर्मल टू द प्लेन है और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वाली बात की गई है। तो अगर आप इन केसेस की बात करो तो हमारा फर्स्ट केस चल रहा है नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म ये है, हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ये है, बट क्योंकि हमें डायरेक्शन को साइंस निकालना है तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म वाला हमारा काम आ सकता है, क्योंकि उसमें एल एम एन ऑलरेडी है। सो यहां से हम डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन इज z इज इक्वल टू 2। दिस इज योर इक्वेशन। अब z इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि x भी नहीं है y भी नहीं है, ये 0 है। सो हम z को क्या इज इक्वल टू 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कैसे लिख सकते हैं कि 0x चल रहा है, 0y चल रहा है और 1z चल रहा है इज इक्वल टू 2। तो इसी इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है डायरेक्शन को साइंस की। डायरेक्शन को साइंस के लिए देखो मॉड्यूलस तो निकालना पड़ेगा। मॉड्यूलस यानी कि अगर हमें ये आर वेक्टर का मॉड निकालना है तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन को साइन एल एम एन निकाल रहे हैं ना तो मॉड्यूलस निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे देखिए x आपके पास 0 है, y आपके पास 0 है, z आपके पास 1 है, अंडर द रूट इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 1। तो जो आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको यही इक्वेशन दी हुई है, आप क्या करते हो इक्वेशन को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हो। सो ये आपके पास z था, z को उसके मॉडुलस 1 से किया, इधर 2 था तो राइट साइड भी 1 से करना पड़ेगा, एक साइड नहीं कर सकते, बोथ साइड डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो अब जब आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो देखो आपके पास ये बना। अब यहाँ पे बात आती है एल एम एंड एन फाइंड आउट करने की। एल क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है, एक्स का तो है नहीं है यहाँ पे, तो एल इज इक्वल टू 0। एम होता है जो वाई के साथ कोफिशिएंट होता है, तो वाई भी नहीं है यहाँ पे, वो भी इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं एन की बात करूं तो वो क्या होता है, जो जेड के साथ होता है, जेड के साथ कितना चल रहा है 1, और इज इक्वल टू डी, यहाँ पे डी इज इक्वल टू 2।
अब ये डी कैसे आया, बिकॉज इस जो आपकी टाइप है, ये जो केस है, उसमें जो कार्टेशियन फॉर्म थी, हम कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, ये इक्वेशन से, कार्टेशियन फॉर्म से। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, हमारी इक्वेशन थी ये, इसको कंपेयर किया इस इक्वेशन से। सो एक्स के साथ कुछ नहीं है, वाई भी नहीं है, z के साथ क्या है, n, तो n की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2, यानी इज इक्वल टू में क्या है, d, सो डिस्टेंस इज 2। ओके, सो डिस्टेंस पूछा जाएगा तो वो 2 है, डायरेक्शन को साइंस आपके पास आ गए 0 0 1। ओके, चलो, अगर ये आपको थोड़ा सा अभी क्लियर हुआ होगा, एक और पार्ट कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बी पार्ट देखिए, ये आपको इक्वेशन दे दी, अब फिर से हमें तो डायरेक्शन को साइन ही निकालने हैं, तो पहले तो मॉडुलस निकालना पड़ेगा। मॉडुलस निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए x का भी 1 है, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ओके, अब क्या करना है, बोथ साइड कर देंगे डिवाइड, तो x को भी डिवाइड बाय 3, y को भी डिवाइड बाय 3, z को भी डिवाइड बाय 3, इधर 1 को भी डिवाइड बाय, सॉरी रूट 3, 3 बोल दिया, रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3, सो कर दिया। अब आपके पास इसी इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, जो इस केस पे अप्लाई कर सकते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। सो यहाँ पे x के साथ जो है इट इज l, यहाँ पे y के साथ जो है इट इज m, यहाँ पे z के साथ जो है इट इज n, इज इक्वल टू में जो क्या है वो है d, तो आपके पास बन गई। ओके, एक और पार्ट देखते हैं, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, अब फिर से मॉडुलस निकालेंगे, सो आर वेक्टर का मॉडुलस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आपके पास अंडर रूट 14 आ गया। सो अब आप क्या करते हो, बोथ साइड डिवाइड बाय रूट 14, सो यहाँ पे 2 बाय रूट 14x, 3 बाय रूट 14y माइनस 1 बाय रूट 14z इज इक्वल टू 5 बाय रूट 14। तो l की वैल्यू जो x के साथ है, m की वैल्यू जो y के साथ है, n की वैल्यू जो z के साथ है, इज इक्वल टू वाला आपके पास d आ गया। ओके, डी पार्ट देखिए, 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट है वो तो देखो राइट साइड में जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहती है। सो 5y इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया, बट राइट साइड पे जो जाता है दैट इज योर डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। सो ये आपने माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास -5 इधर बन गया, और राइट साइड पे आपके पास 8 बन गया। सो आपने ये ध्यान देना है कि राइट साइड पे जो डिस्टेंस है उसको आपने नेगेटिव होने नहीं देना। ओके, सो आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। अब आप नॉर्मल वही कीजिए, देखिए मॉडुलस निकालना था, यहाँ पे इक्वेशन में तो सिर्फ y है, ना x है ना z है, तो x के कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट के लिए भी 0, z के कोफिशिएंट के लिए भी 0, y का कोफिशिएंट क्या चल रहा है -5 स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर 25, 25 का रूट इज 5। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बोथ साइड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इससे, सो यहाँ पे -5/5y, इधर 8/5, सो आपके पास यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 8/5। आप यहाँ पे माइनस उधर नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज राइट साइड पे डिस्टेंस है, आप y इज इक्वल टू -8/5 नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देना। अब इसी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखो x तो है नहीं है, तो आपके पास l 0 आएगा, यहाँ पे y जो है वो कितना चल रहा है आपके पास, y का कोफिशिएंट -1। अब z अगर बात करें, z भी नहीं है, तो n कितना आ गया, 0 आ गया। राइट साइड पे d चल रहा है, सो d इज योर 8/5। ओके, सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ये हम इक्वेशन कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ही दे रखा है, आपको पहले केस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस यहाँ पे दे रखा है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा है एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, और नॉर्मल टू द वेक्टर दे रखा है, यानी अगेन ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल दे रखा है। सो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं, आपको वेक्टर इक्वेशन बेसिकली इन्होंने पूछी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्टेंस इज 7 यूनिट्स। अगर मैं फर्स्ट केस में वेक्टर इक्वेशन की बात करूं तो इट इज r वेक्टर इनटू n कैप इज इक्वल टू d, और कार्टेशियन
फॉर्म की बात करूं तो वो आपकी ये चल रही है, बट हमें ये वेक्टर फॉर्म निकालनी है। सो यहाँ पे देखो आर वेक्टर तो ठीक है, बट यहाँ पे एन वेक्टर नहीं है, यहाँ पे एन कैप है। एन कैप को पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो एन कैप जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर जो यहाँ पे दे रखा है, नॉर्मल टू द वेक्टर, ये आपके पास है। सो इसमें एन कैप को कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं, निकल जाएगा एन कैप। सो एन कैप यानी कि यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर वो जो आपको दे रखा है 3i प्लस 5j माइनस 6k कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। आप सॉल्व करेंगे अंडर रूट 70। सो एन वेक्टर क्या आ जाएगा, मैंने इंडिविजुअली लिख दिया यहाँ पे 3 बाय रूट 70 आई कैप, 5j बाय रूट 70 माइनस 6 बाय रूट 70 के कैप। एन वेक्टर आ गया। अब आप फिर से वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन में डाल दीजिए। यहाँ पे आर वेक्टर डॉट, अब एन कैप है यहाँ पे, ये एन कैप वाली आप पूरी की पूरी ब्रैकेट डाल देंगे, इज इक्वल टू आपके पास डिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पे हालांकि उन्होंने क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन ही पूछा था, बट आपको मैं नॉर्मल यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल के बता रही हूँ, अगर आपको आ जाए तो कैसे निकालनी है। यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में देखिए आपके पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, ये आपके पास ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। सो यहाँ पे एल एम एन आपको पता होना चाहिए। तो वो देखिए यहाँ पे आपने ऑलरेडी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन ही होता है। तो जो 3 बाय रूट 70 है, दिस इज योर एल, देन एक्स प्लस 5 बाय रूट 70, दिस इज योर एम इंटू वाई, प्लस यहाँ पे माइनस 6 बाय रूट 70, सो दिस इज योर n इंटू जेड, और राइट साइड पे d होता है, d आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है 7 मिनट्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन आपको बोली है इन फॉलोइंग प्लेन्स की। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आर वेक्टर है डॉट, देन अगेन कोई वेक्टर है, और राइट साइड पे आपको एक कांस्टेंट दे रखा है। तो आपका ये किससे रिजेंबल करता है, यहाँ पे आर वेक्टर को मैं आर वेक्टर ही लिख दूं डॉट, ये आपके पास कहीं से आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये यूनिट वेक्टर तो चल नहीं रहा कि मैं इसको सीधा एन कैप बोल दूं, ये तो हमारा नॉर्मल वेक्टर चल रहा है, इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो मैं हम इसे डी मान सकते हैं। तो यानी कि हमने एक फॉर्म आइडेंटिफाई कर ली कि कौन सी फॉर्म से रिजेंबल करता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज कि हमारे पास ये वाली फॉर्म कोई डायरेक्टली नहीं होती, बिकॉज हमारे पास एन वेक्टर नहीं होता, हमारे पास एन कैप होता है फर्स्ट केस के वेक्टर फॉर्म में। सो ये इस फॉर्म को हम इस प्रॉपर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एन कैप चाहिए तो पहले तो एन कैप निकाल लेते, क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन। नॉर्मल वेक्टर तो आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, 1 का स्क्वायर 1, जे का स्क्वायर इधर 1, इधर भी 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो हमने नॉर्मल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो नीचे रूट 3 बनेगा, तो 1 बाय रूट 3 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 3 जे कैप माइनस 1 बाय रूट 3 के कैप। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वेशन चल रही थी ये। ठीक है, ये क्या चल रहा था, आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, बट एन वेक्टर नहीं है, वो एन कैप है, तो हमने इसको प्रॉपरली लिख दिया आर वेक्टर इंटू एन कैप। ये आ रहा था आपके पास एन कैप इज इक्वल टू डी। देखो बोथ साइड आपको डिवाइड करना पड़ता ना इक्वेशन से, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। अगर आपके पास मॉडुलस रूट 3 आ रहा था तो आपने लेफ्ट साइड भी मॉडुलस रूट 3 से डिवाइड किया, राइट साइड भी मॉडुलस रूट 3 से डिवाइड किया, तो 2 को भी डिवाइड करना नहीं भूलना। ओके, सो इज इक्वल टू 3, बट हमारे पास उन्होंने कार्टेशियन फॉर्म बोला। सो कार्टेशियन फॉर्म किस तरीके से निकालेंगे, उसमें होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। यहाँ पे आई कैप के साथ क्या है, एल एक्स, जे कैप के साथ एम वाई, के कैप के साथ एन जेड इज इक्वल टू डी, यानी कि 2 बाय रूट 3। ओके, यहाँ पे आप देखो तीनों का एलसीएम लोगे तो नीचे रूट 3 बन जाएगा, राइट साइड पे भी रूट 3, तो रूट थ्री कैंसिल, इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ इसी का सेकंड पार्ट, एक बार सेकंड पार्ट करके देखिए, मैं जस्ट 1 मिनट में आई, आप सेकंड पार्ट करके देखिए, मैं अभी आपसे आंसर पूछती हूँ।
हाँ जी सरताज, हो रहा है। हाँ जी मैम, हो गया मैम। ओके, हो गया। हाँ जी श्रुति, आपसे। हाँ जी मैम, कर रही हूँ। श्रेया, आपसे हो रहा है। आपने सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है आर वेक्टर है इंटू एन वेक्टर चल रहा है, बट हमें एन कैप बनाना है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इधर आई कैप के साथ 2 का स्क्वायर, इधर जे कैप के साथ 3 का स्क्वायर, के कैप के साथ 4 का स्क्वायर, तो आपके पास मैग्नीट्यूड इज √29। देन आप क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो इधर 2 आई कैप बाय √29, 3 जे कैप बाय √29 माइनस 4 के कैप बाय √29, और राइट साइड पे 1 बाय √29 आपके पास आ जाएगा। हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, तो कार्टेशियन फॉर्म इज एल एक्स, यानी कि आई कैप के साथ जो है इट इज योर एल, प्लस एम वाई, जे कैप के साथ क्या है एम, प्लस एन जेड, के कैप के साथ क्या है -4/29 एन जेड, इज इक्वल टू डी। अब आप बोथ साइड देखो, यहाँ पे एलसीएम लोगे लेफ्ट साइड में, तो √29 डिनोमिनेटर में बनेगा, तो √29 कैंसिल, क्या बचेगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1, ये आपके पास बचेगा, तो ये आपकी इक्वेशन होगी। ओके, हाँ जी, यही आ रहा था सरताज, श्रुति। मैम मैंने कार्टेशियन वो इक्वेशन नहीं बनाई थी, बस बाकी ऊपर ठीक था। ओके, और सरताज। यस मैम, यही आ रहा है। ओके, ठीक है, चलो अगला करते हैं, सी पार्ट। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताती हूँ, अगर आपको ये इतने स्टेप भी नहीं करने हैं तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, कि अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है, जैसे अभी तक दूसरे पार्ट भी थे, आर वेक्टर डॉट देन आपके पास एक और वेक्टर दे रखा था, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट दे रखा था, तो हम इसको एन वेक्टर हमें पता है इज इक्वल टू ये डी चल रहा है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि हम पहले मॉडुलस निकाल लें, जैसे हम अभी तक निकालते आ रहे हैं। अगर मैं ये मॉडुलस वाला नहीं करना चाहती हूँ, तो देखो कैसे। अब यहाँ पे आर वेक्टर है, आर वेक्टर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होती है, कोई भी वेक्टर हो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। डॉट, जो आपको ब्रैकेट में वेक्टर दे रखा है उसको लिख लो, राइट साइड पे आपके पास 15 दे रखा है, उसको लिख लो। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, आई कैप वालों को आई कैप वालों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एस माइनस 2t, यहाँ पे लिख दीजिए। y, जे कैप वालों को जे कैप वालों के साथ, तो y इंटू 3 - t, सो 3 - t y। देन के कैप वालों को के कैप वालों के साथ, तो z इंटू 2s+t, ये लिख दिया, z इंटू 2s+t, और राइट साइड पे आपके पास 15 चल रहा है, बन गई आपकी इक्वेशन, जो आप यहाँ पे पहले वेक्टर फॉर्म बनाते हो एंड फिर यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म से यहाँ पे एलसीएम लेके कट करके आपके पास ये इक्वेशन आती है, आप उसको डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड आपको बता दिए, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। ओके, ये वाला मेथड थोड़ा छोटा है, 2 लाइंस में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in the following cases find the coordinate of foot of the perpendicular drawn from the origin। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, आपके पास ये इक्वेशन दे दी है। ओके, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन में आपके पास -12 लेफ्ट साइड पे चल रहा है, पहले तो उसको राइट साइड पे लेके जाना है क्योंकि कांस्टेंट राइट पे होता है, ठीक है। तो आपके पास देखो, जैसे ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन चल रहा है, ये आपके पास कोई प्लेन है, इस प्लेन पे आपके पास कोई ये पॉइंट आ रहा है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने ए बी सी,
ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 0 होंगे। सो पहले तो जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है हम -12 को राइट साइड पे ले गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्क इज मैग्नीट्यूड निकालना। हमने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाला इक्वेशन का। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, √29 सॉरी। तो जो आपके पास इक्वेशन है डिवाइड बोथ साइड बाय √29 कर दीजिए। तो आपके पास 2/√29x, इधर 3/√29y, इधर 4/√29z, इधर 12/√29। अब इसी इक्वेशन से आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि हमारे पास L, M एंड N निकल जाएंगे। तो यहाँ पे L निकल जाएगा x के साथ 2/√29, M निकल जाएगा y के साथ, इधर n निकल जाएगा z के साथ, और राइट साइड पे आपके पास क्या चल रहा है, d। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिए, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, बट अभी बात आती है डायरेक्शन रेशियोज की। हमारी जो ये ओ ए लाइन चल रही है इसमें बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज की, यहाँ पे जो ओ ए की डायरेक्शन रेशियोज जो हम नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं वो बेसिकली स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये हमारी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। बट इसको निकालते कैसे हैं, जब आपको लाइन दी हुई है तो ध्यान से सुनो इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तो मैंने कोऑर्डिनेट्स ही आपके पास वो ले लिए कि ए बी सी कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ठीक है। बट मान लो ये ए बी सी ना होते, ये एक्स वाई जेड होते। ए बी सी इसलिए ना होते, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ क्योंकि आपको डायरेक्शन रेशियोज वैसे भी स्मॉल ए बी सी होती है, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये ए बी सी नहीं है तो कैसे निकालेंगे, इधर x1 -0, इधर y1 -0, इधर z1 -0। इस तरीके से माइनस करके हम डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। वो साइंस तो आपको पता ना, LMN होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब लाइन ओ ए की किस तरीके से निकालेंगे, जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की वैल्यू है वो किस तरीके से निकालेंगे। इधर हमारे पास x1 y1 z1 क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो a -0, b -0, c -0। तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिए, a -0, b -0, c -0। तो ये बेसिकली हमारे लिए जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी होते हैं वो है ये डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपके पास जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, अब ये परपेंडिकुलर चल रही है ओरिजिन से। So here the line is perpendicular to the plane, प्लेन पे परपेंडिकुलर चल रहा है, ओरिजिन से ही गिरी। यहाँ पे देखो ये आपके पास प्लेन है, ये ओरिजिन से ही गिरी, ये लाइन परपेंडिकुलर चल रही है तो प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है। अब जब ऐसा सा केस हो तो आपने क्या करना है, आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन then ratio of direction ratios and direction cosines of the plane are equal। मतलब ये जो आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, these are what your direction ratios। स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन, these are your direction cosines। तो अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी प्लेन के देन आपके पास इनकी रेशो जो है वो बराबर होगी, डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस की जो रेशो है वो बराबर होगी। स्मॉल ए अपॉन एल विल बी इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन एम विल बी इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन एन। अब करना क्या है, देखो स्मॉल ए आपने एज इट इज लिख दिया, एल की वैल्यू तो हमें पता ना, यहाँ से हमने देखो एल एम एन निकाल दिया तो वैल्यू डाल देंगे। एल की वैल्यू इधर डाल दी, बी अपॉन एम की इधर डाल दी, सी अपॉन एन की इधर डाल दी। अब ये वैल्यू जो है वो किसी ना किसी के तो इक्वल होगी ना, तो किसी कांस्टेंट के इक्वल हमने मान ली ना। अब इधर a वाले को जब हम इधर k से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2/√29 k हो जाएगी, इसीलिए हमने ये लिखी है। b की वैल्यू जब k के साथ इक्वेट करेंगे तो b की वैल्यू 3/√29 इंटू k, ये हो जाएगी। अब जब c को k के साथ इक्वेट करेंगे तो c की वैल्यू 4/√29 k हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली वो जो कोऑर्डिनेट आपको बोले थे ना ए बी सी, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने को बोला था ना, यहाँ पे देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। सो कोऑर्डिनेट निकालने को बोला तो कोऑर्डिनेट तो आपके पास आ गए हैं, ए बी सी आपने निकाल दिया। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे के कांस्टेंट आ रहा है तो फुली हमने सॉल्व नहीं किया, तो अब इस के को हम फुली सॉल्व भी कर देते हैं, देन आपके पास ए बी सी अच्छे से आ जाएगा। तो
तो अब देखो, क्योंकि ये जो ए बी सी है ये बेसिकली उसी प्लेन पे लाई कर रहा है, सो जो उस प्लेन की इक्वेशन है यहाँ पे, ये हमारी इक्वेशन बनी है 2/√29x plus 3/√29y plus 4/√29z is equal to 12/√29। इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं ए बी सी की, वो फुलफिल भी तो कर रहा होगा क्योंकि इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। तो 2/√29 x यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू डलेगी, प्लस 3/√29 y यहाँ पे b की वैल्यू डलेगी, प्लस 4/√29 z यहाँ पे c की वैल्यू डलेगी, इज इक्वल टू 12/√29। अब नॉर्मल देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, राइट साइड पे 12/√29। लेफ्ट पे आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आपके पास लेके 29k/29 आ गया, राइट साइड पे 12/√29 आ गया। अब सॉल्व कर दो, देखो k को यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू 12/√29 आ गई, और k भी आ गया। तो मैंने जैसे यहाँ पे बोला था कि a b c तो आ गया, बस k नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे k की वैल्यू डाल दो आप। तो a के साथ भी यहाँ पे 2/√29 k था, k की वैल्यू डाल दी, b 3/√29 k था, वैल्यू डाल दी, c 4/√29 k था, वैल्यू डाल दी, a b c आपके पास आ गया। ठीक है, अब एक चीज जो आप चेंज कर सकते हो वो ये कि अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ये कंफ्यूजन हो रही है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि a के कोऑर्डिनेट्स को आप x y z मान लो, ओके, और इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट इसमें नहीं लग सकता। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर जो भी आपका रहेगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम में कंफ्यूजिंग लगेगा, बट अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा।